हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे विराम चिन्ह का। हमारे पाठ का नाम है विराम चिन्ह। और अब आपकी स्क्रीन पर चैप्टर दिखाई देगा, तो अब हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम है विराम चिन्ह। पाठ का नाम क्या है? विराम चिन्ह। देखिए, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहरना। लिखते समय लेखक अपने भावों तथा विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? लिखते समय लेखक अपने भावों तथा विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों के बिना कोई भी लिखित भाषा स्पष्ट रूप से नहीं समझी जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह नीचे लिखे हुए हैं। अब आप इनको ध्यान से देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। और कौन से चिन्ह को क्या कहते हैं ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का ये चिन्ह है, ओके, खड़ी पाई जिसको कहते हैं। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का ये चिन्ह है, कॉमा जिसको कहते हैं। तीसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम का ये चिन्ह है, पहले बिंदी फिर नीचे कॉमा। उसके बाद चौथा है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, क्वेश्चन मार्क जिसको कहते हैं आप लोग। विस्मयादिबोधक में ऐसे है, पहले खड़ी पाई है फिर ऊपर बिंदी है। छठा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हल्का सा डैश जैसा होता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह में इन्वर्टेड कॉमा जो बोलते हैं वो इस तरह से लगता है। आठवां है त्रुटि चिन्ह या इंस्पद, इसमें इस तरह से बिंदी जैसा लगता है। ठीक है, अब अलग अलग इन सभी चिन्हों के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ये खड़ी पाई जैसा होता है। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है? जब हमारा वाक्य समाप्त होता है। जैसे मैंने निश्चय किया है कि आजीवन देश सेवा में लगा रहूंगा, सीता चली गई है। इसके बाद पूर्ण विराम लगा है दोनों वाक्यों में। ओके, अब आगे देखिए अल्प विराम। अल्प विराम ये कॉमा वाला निशान लगता है। तो इसमें लिखा है कि लिखते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए ठहरना होता है वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम वहाँ लगता है जहाँ पूरा वाक्य समाप्त होता है, और अल्प विराम वहाँ लगता है जहाँ वाक्य के बीच में हमको थोड़ा सा ठहरना होता है। जैसे राम, श्याम, मोहन और घनश्याम आए हैं। तो इसमें देखिए राम के बाद श्याम के बाद लगा ना, और उसने जो कहा कर दिया। उसने जो कहा, इसके बाद हम हल्का सा रुकते हैं, उसके बाद ये कर दिया, तो यहाँ पे लग गया उसने जो कहा के बाद अल्प विराम लग गया। अब है अर्ध विराम। एक वाक्य या वाक्य खंड के साथ दूसरे वाक्य या वाक्य खंड से संबंध बताने की स्थिति में अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे श्याम जाता तो अवश्य, श्याम जाता तो अवश्य, पर राम ने नहीं पूछा। इसमें देखिए अवश्य के बाद अर्धविराम लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क। जो वाक्य प्रश्न सूचक हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे तुम पटना कब जा रहे हो, वह लड़की कौन है। तो इसमें दोनों वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है क्योंकि यहाँ प्रश्न किया जा रहा है। फिर है विस्मयादिबोधक। यहाँ आश्चर्य, हर्ष, घृणा, विषाद, भय इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आह, अब दर्द सहा नहीं जाता।
कितनी सुंदर चीज है। इन दोनों वाक्यों में कौन सा लगा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। अब संबोधन के लिए भी इसी चिन्ह का प्रयोग होता है। ये ध्यान देना होगा हमको कि जहाँ विस्मयादिबोधक आश्चर्य, हर्ष, घृणा, विषाद, भय हो अगर वाक्य में तो भी विस्मयादिबोधक लगेगा, और अगर हम संबोधन के लिए चिन्ह लगाएंगे तो वहाँ भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे भाइयों देश रक्षा में लगे रहो, पिताजी मैं बाहर जाऊं। देखिए यहाँ भाइयों के बाद लगा है और पिताजी के बाद लगा है, मतलब यहाँ संबोधन किया जा रहा है, राइट। अब आगे देखिए योजक चिन्ह, छठा हो गया हमारा, 6 नंबर पे है योजक चिन्ह। ये डैश जैसा जो होता है। दो स्वतंत्र अस्तित्व वाले शब्दों, सामासिक पदों तथा सहचर शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह या तथा और का बोधक होता है, जैसे ऊंचा नीचा, आकाश पाताल, हिसाब किताब, हंसना रोना आदि। योजक चिन्ह के बाद आया उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह देखिए जो हम इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इकहरा और दूसरा है दोहरा। इकहरा में एक ही बार निशान लगता है, लेकिन दोहरा वाला में 2 बार निशान लगता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये समझिए। इकहरा वाक्य में कवि, लेखक आदि का उपनाम, कविता, कहानी, पुस्तक इत्यादि का शीर्षक आदि देना हो तो इकहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कामायनी, यहाँ इकहरा इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इकहरा लगा हुआ है उद्धरण चिन्ह। एक प्रसिद्ध रचना है, हरिऔध एक महाकवि थे, ये एक बार इसमें लगा हुआ है। अब ये दूसरा है दोहरा, इसमें देखिए 2 बार ये चिन्ह लगा हुआ है। लेखक तथा वक्ता के कथन को ठीक उसी प्रकार लिखने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अब इसका उदाहरण देखते हैं। डॉक्टर रामबचन राय ने कहा, हर लेखक और रचनाकार को नियमित अभ्यास करना चाहिए, इससे उसकी सृजनात्मक क्षमता बढ़ती है। देखिए ये एक वाक्य है, इसमें 2 बार यहाँ निशान लगा है, हर लेखक से पहले, और क्षमता बढ़ती है के बाद 2 निशान लगा हुआ है। दूसरा उदाहरण देखिए। डॉक्टर बलराम तिवारी बोले, लघु कथाकार की दृष्टि जीवन और समस्याओं पर केंद्रित होनी चाहिए। तो लघु से पहले और चाहिए के बाद, यहाँ देखिए 2 बार निशान लगा हुआ है, मतलब यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह या इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। अब 8वां हमको देखना है त्रुटि चिन्ह या हंस पद। इसको त्रुटि चिन्ह बोलते हैं और या हंस पद बोलते हैं। तो लिखने के क्रम में कोई अंश अगर छूट जाता है तो उसके लिए त्रुटि चिन्ह का प्रयोग होता है और उस चिन्ह के ऊपर यह अंश लिख दिया जाता है। जैसे हमें ईमानदारी, तो और लिखना मानिए हम भूल गए थे, तो ये निशान यहाँ लगा देंगे नीचे और इसके ऊपर लिख देंगे और। सत्य से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, तो नीचे निशान लगाएंगे, फिर मोड़ना ऊपर लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये त्रुटि चिन्ह है। मान लीजिए गलती से कोई अक्षर शब्द अगर छूट जाता है तो हम नीचे ये निशान लगा के त्रुटि चिन्ह या हंस पद जिसको कहते हैं, इस निशान को लगा करके और ऊपर जो हमारा छूटा हुआ शब्द है उसको लिख दिया जाता है। तो उसके बाद हमारी त्रुटि नहीं मानी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये विराम चिन्ह नामक पाठ आज पूरा हो गया है। कल हम दूसरे वीडियो में अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, अगले पाठ को पढ़ेंगे। थैंक यू।